नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 11 के भूगोल विषय में दूसरे लेसन के अंतर्गत चौथे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले पार्थिव ग्रह व जोवियन ग्रह में अंतर का कारण। देखिए, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो सूर्य से दूरी के क्रम में है, इन ग्रहों को दो भागों में रखा जाता है। पहला, ये जो स्टार्टिंग के चार ग्रह हैं इनको पार्थिव ग्रह या इनर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, और लास्ट के जो चार प्लेनेट हैं इनको आउटर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। इनको पार्थिव क्यों कहा जाता है, सब आपको बताया गया है। इनको आउटर या इनर क्यों कहा जाता है, इनको जोवियन क्यों कहा जाता है, ये पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। इनकी एक विशेषता है कि जो इनर ग्रह हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं या जो पार्थिव ग्रह हैं, वो आकार में छोटे हैं किंतु इनका घनत्व अधिक है। और ये पृथ्वी जैसे चट्टानी पदार्थों से बने हुए हैं या ठोस पदार्थों से बने हुए हैं, जबकि जो आउटर प्लेनेट हैं या जोवियन प्लेनेट हैं ये आकार में तो बड़े हैं किंतु इनका घनत्व कम है और ये गैसीय हैं। तो इनमें ये जो अंतर है, ये अंतर का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है कि जो दूर के ग्रह हैं वो बड़े हैं और गैसीय हैं, जबकि और घनत्व में कम है, जबकि जो इनर ग्रह है, जो नजदीक के ग्रह हैं, आकार में तो छोटे हैं किंतु इनका घनत्व ज्यादा है, साथ ही ये ठोस है। देखिए, इसके पीछे निम्नलिखित तीन कारण हो सकते हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं, जिसमें पहला रीजन जो है कि ये जो पास वाले ग्रह हैं इनमें चूंकि ये पास में थे इसलिए, और चलिए जो रीजन इसमें समझ आ रहा है उसी को देखिए, क्रम से कोई दिक्कत नहीं है। तीन कारण है, तीनों को आप चाहे जिसको आप पहले जाने। तो जिसमें एक कारण ये रहा कि पृथ्वी यूं कहें कि जब ग्रहों की उत्पत्ति हुई तो जो पास के ग्रह, सूर्य के जो पास के ग्रह रहे, वहां पर सौर वायु की तीव्रता या उसका प्रभाव अधिक रहा होगा, इसलिए सौर वायु जो है
यहाँ पर जो गैस आदि मौजूद थे या इनकी उत्पत्ति से जो गैस आदि निकले थे वो उनको जो है सौर वायु जो है दूर उड़ा ले गए अंतरिक्ष में, जबकि क्योंकि यहाँ पर इनके आसपास जो सौर वायु का इफेक्ट ज्यादा रहा क्योंकि ये सब नजदीक है, जबकि जो दूर वाले ग्रह हैं वहां पर सौर वायु इतनी प्रभावशाली नहीं रही, इसलिए इनके जो गैस या धूलकण आदि जो रहे वो इन्हीं के साथ बने रहे, इसलिए ये आकार में बड़े हैं और गैसीय हैं। दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि ये छोटे हैं आकार में और ये बड़े हैं, तो ये छोटे हैं, इनका जो है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से इनसे जो धूल कण गैस आदि निकले उनको ये अपने पास नहीं रोक पाए, नहीं समाहित कर पाए, नहीं आकर्षित कर पाए, जिससे इनसे निकली गैसें आज जो है वह वायुमंडल में या अंतरिक्ष में बिखर गई, जबकि ये ग्रह जो है इनका ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है, इसलिए इनसे निकलने वाली गैसें जो है इनसे दूर नहीं जा पाई, इनके आसपास ही बनी रही, इसलिए ये जो है गैसीय है और ये ठोस है। और तीसरा जो रीजन है कि देखिए तीसरा जो रीजन है कि पार्थिव ग्रह जो है वह सूर्य के नजदीक बने और जो जोवियन ग्रह है वह सूर्य से दूर रहे, इसलिए पार्थिव ग्रह चूंकि सूर्य के नजदीक है इसलिए इनका टेम्परेचर अधिक है, यहाँ पर सूर्य तक अधिक प्राप्त होता है, जबकि जोवियन ग्रह जो है या आउटर प्लेनेट जो है यहाँ पर सूर्य तक कम प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ की गैस जो है वह संघनित हो गई, टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ की गैस संघनित होकर के इन ग्रहों के साथ स्थापित हो गई या बनी रही या बनी है, जबकि ये ग्रह प्लेनेट पार्थिव ग्रह जो है ये सूर्य से नजदीक है, इसलिए यहाँ पर सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ की गैसें जो है संघनित नहीं हो पाई, इसलिए ये आकार में छोटे हैं, घनत्व इनका अधिक है और ये ठोस हैं, जबकि ये ग्रह जो है आकार में बड़े हैं, गैसीय हैं और कम घनत्व वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति, चंद्रमा की उत्पत्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो कि पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई इसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग जिस प्रकार से ग्रहों, सौरमंडल, ब्रह्मांड आदि की उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, ठीक इसी प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर के भी खगोलविदों, भूगोलविदों आदि में मतभेद है। इनमें से सर जॉर्ज डार्विन का मानना है कि या का मत है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी गैसीय अवस्था में रही होगी और पृथ्वी अभी भी अपनी धुरी पर घूम रही है, उस समय भी अपनी धुरी पर घूम रही थी। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से
पृथ्वी का कुछ भाग जो है वह डंबल के आकार में स्थापित हुआ या निर्मित हुआ, जो कि आगे चल करके पृथ्वी से अलग हो गया और चंद्रमा के रूप में निर्मित हुआ। ज्यादातर विद्वान इस मत से सहमत नहीं है। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर के दूसरा जो मत है वह है बेगे स्प्लेट का, यानी कि इस मत के अंतर्गत लोगों का यह मानना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले मंगल से 1 या 3 गुने बड़े मंगल से, जितना बड़ा मंगल है उससे कहीं ज्यादा बड़ा पिंड का टकराव जो है पृथ्वी से हुआ, या बड़ा पिंड जो है वह पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी का एक भाग जो है वह पृथ्वी से अलग होकर के उसकी अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में पहुंच गया। फलस्वरूप वह भाग जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा और आज के चंद्रमा के रूप में स्थापित हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी का उद्भव देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अब स्पष्ट हो चुका है कि जिस प्रकार से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई है। इस शीर्षक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी वीरान रही होगी या गर्म तप्त एक पिंड रही होगी, जिस पर जीवन के कोई नामो निशान नहीं रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, पृथ्वी की स्थितियों में, उसकी संरचनाओं में परिवर्तन होता गया और धीरे धीरे करके पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ और आज जो पृथ्वी का स्वरूप देखने को मिल रहा है वह स्थापित हुआ। तो इस हेडिंग के माध्यम से या इस हेडिंग का आशय यह है कि पृथ्वी पर आज जैसा जो सुंदर दृश्य, आज पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, सागर, महासागर, समुद्र, आज सब चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं वो कैसे निर्मित हुई, इन सब के बारे में हम लोग इस शीर्षक के तहत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, सागर, महासागर आदि का निर्माण कैसे हुआ, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, जीवमंडल का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम आगे कुछ भागों में जानेंगे। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे स्थल मंडल का विकास। स्थल मंडल का विकास या स्थल की उत्पत्ति। देखिए, बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है या जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वह ग्रहाणुओं के, किसके, ग्रहाणुओं के संकलित होने से, एकत्र होने से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो
उल्काओं के अध्ययन से ये भी पता चल चुका है कि अंतरिक्ष में जो ग्रह या जो खगोलीय पिंड हैं वह लगभग एक जैसे तत्वों से ही निर्मित है। उनमें से जो तत्व हैं कुछ अधिक घनत्व वाले हैं और कुछ कम घनत्व वाले हैं। तो पृथ्वी या ग्रहों की जब उत्पत्ति हो रही थी अपने सौर मंडल में, जैसा कि हम जानते हैं कि बिग बैंग से निहारिका बनी, निहारिका से आकाशगंगा और आकाशगंगा से फिर तारों का जन्म हुआ। और निहारिका या आकाशगंगा या तारे हैं क्या? निहारिका, आकाशगंगा, तारे ये सब घूमते हुए गैसों के बादल हैं। क्या है? घूमते हुए गैसों के बादल हैं। और तारे जो हैं वो भी घूमते हुए गैसों के बादल हैं, यानी कि तारों के अंदर भी गैसों के बादल जो है मूव कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि गैसों के बादल या हाइड्रोजन और गैसों के बादल के घूमने से ग्रहों के क्रोड का निर्माण हुआ और उसके फलस्वरूप आसपास जो है गैसों के संघनन से ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से ये जो ग्रहाणु थे ये धीरे धीरे ग्रहों के कोर को ढकने लगे, यानी कि ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एकत्रित होने लगे और इनके एकत्रित होने से, टकराने से धीरे धीरे इन ग्रहाणुओं में ऊष्मा की उत्पत्ति हुई और लगातार ग्रहाणुओं के एकत्र होने की वजह से, टकराने की वजह से ऊष्मा की उत्पत्ति होती गई, जिससे ग्रहों का या पृथ्वी जो है वह गैसीय एवं तरल अवस्था में आ गई। गैसीय एवं तरल अवस्था में आ गई। अब क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि उल्का पिंडों के अध्ययन से ये सिद्ध हो चुका है, पता चल चुका है कि खगोलीय जितने भी पिंड हैं, खगोलीय जितने भी पिंड हैं या अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं वो लगभग एक जैसे तत्वों से ही बने हैं। उनमें से जो तत्व हैं कुछ अधिक घनत्व वाले हैं और कुछ कम घनत्व वाले हैं। तो जो ग्रहाणु रहे वो भी कुछ अधिक घनत्व वाले रहे होंगे, कुछ कम घनत्व वाले रहे होंगे। तो जब ये ग्रहाणु पृथ्वी या ग्रह के कोर को ढकने लगे तो धीरे धीरे इसमें ऊष्मा की उत्पत्ति हुई और हल्के घनत्व और अधिक घनत्व वाले पदार्थ जो है एकत्र होने लगे। क्योंकि पृथ्वी जब द्रव अवस्था में आ गई तो जो हल्के घनत्व वाले पदार्थ थे वह बाहर की तरफ निकलने लगे और जो अधिक घनत्व वाले पदार्थ थे जैसे लोहा जो है वह पृथ्वी के केंद्र की तरफ एकत्र होने लगे। तो इस प्रक्रिया को विभेदन की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदन की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि द्रव में कम घनत्व के पदार्थों का बाहर की ओर केंद्रण या संकेंद्रण या निकलना तथा अधिक घनत्व वाले पदार्थों का केंद्र की तरफ संकेंद्रित होना विभेदन की प्रक्रिया कहलाती है या कहलाता है। इसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और ठंडी होने से इसका ऊपरी परत जो है वह ठोस पपड़ी के रूप में, अस्थामंडल के रूप में स्थापित हो गया। फिर इसके कुछ समय बाद जो है चंद्रमा की उत्पत्ति की प्रक्रिया हुई, यानी कि बिग स्प्लिट, यानी कि पृथ्वी से एक बड़ा पिंड टकराया जिससे एक बार पृथ्वी के ताप में पुनः वृद्धि हो गई, जिससे पृथ्वी पुनः जो है ध्रुव अवस्था में आ गई। फलस्वरूप इन विभेदन प्रक्रियाओं के तहत पृथ्वी के अंदर विभिन्न परतों का निर्माण हुआ। अब
पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने से पृथ्वी के अंदर अनेक परतें दिखाई पड़ती हैं या परतों के बारे में पता चला है, जिसमें से परतें इस प्रकार हैं। जैसे अगर हम भूपर्पटी से केंद्र की तरफ आए तो सबसे पहले क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, भूपर्पटी, इसके बाद में फिर मेटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर, इनर कोर। इन सब परतों के बारे में या पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में हम लोग अध्ययन अगले लेसन के अंतर्गत करेंगे। तो ये रहा स्थल मंडल के विकास का प्रोसेस की पृथ्वी पर स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी के अंदर विभिन्न परतें कैसे विकसित हुई। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।